प्लानिंग ऑफ स्कार रिविजन सर्जरी। स्कार रिविजन सर्जरी में क्या प्लान करते हैं? तो प्लानिंग दो तरह की होती है। एक इमीडिएट प्लानिंग जो हम ऑपरेशन से जस्ट पहले करते हैं, मतलब कि किस पैटर्न में स्कार को एक्साइज करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्किंग क्या होगी। मतलब वो स्कार फेस पे स्कार रिविजन सर्जरी के बाद जो टिश्यू यूनियन का लाइन बनेगा वो किस जगह प्लेस होगा, और वो बहुत डिसिसिव होता है स्कार के रिजल्ट में। फेस पे बहुत सारे इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको लैंगर्स लाइन कहते हैं। अगर कोई भी स्कार सर्जरी के बाद अलोंग द लैंगर्स लाइन प्लेस होता है तो उसमें रिजल्ट अच्छा आता है। उसी का एक एग्जांपल अभी हम बताते हैं कि एक पेशेंट हमारे पास यूपी से आए हैं। पता करते हैं कहाँ से हैं, उनका स्कार क्या है, उनके स्कार के लिए हमारी प्लानिंग क्या होगी। तो एक प्लानिंग जैसे बताया कि इमीडिएट प्लानिंग होती है जो सर्जरी के टाइम पे अभी हम लोग कर रहे हैं, और दूसरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि फर्दर फॉलोअप में क्या होगा। स्कार ट्रीटमेंट कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो आप सर्जरी करके छोड़ दें और सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाए। इसमें आगे भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप एज बीइंग प्लास्टिक सर्जन, एज बीइंग सर्जन, आपको एडवाइस करना पड़ेगा, पेशेंट को फॉलो करना होगा। और फॉलोअप में सिर्फ लगाने वाली क्रीम्स या कुछ सनस्क्रीन ही सफिशिएंट नहीं होता है। फॉलोअप में लेज़र का ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव होता है। इसके अलावा भी कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो पीआरपी ट्रीटमेंट भी किया जाता है, लेकिन बहुत लिमिटेड कंडीशंस में। और एंटी स्कार मेडिसिन, बहुत सारे एंटी स्कार मेडिसिन एक ब्रॉड टर्म है। किस चीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं, अगर पिगमेंटेशन हो रहा है तो क्या, तो इस तरह की बहुत बातें हैं। लेकिन अभी हम लोग जस्ट एक इमीडिएट प्लानिंग और पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि फर्दर फॉलोअप में इनको क्या करना है। तो आइए सबसे पहले इनके स्कार को हम लोग देखते हैं। ये इनके राइट चिक पे स्कार है। ये लेटरल कैंथल एरिया बोलते हैं, आई के नीचे का पार्ट, उसके जस्ट नीचे कुछ यहाँ पे प्लेस्ड है। साइज लगभग 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। सर्कुलर स्कार है, इरेगुलर स्कार। और जैसा कि इन्हीं से पूछते, आप पहले कहाँ से आए हैं? बनारस। और कैसे हुआ था ये स्कार? प्लास्टिक से जला है। कितने साल की उम्र में? 10 साल। 10 साल के थे तभी प्लास्टिक चिपक गया था। अच्छा। गिर गए थे, इसमें जल रहा था, उस पर गिर गए थे। छोटा सा था, फिर बड़ा हो गया। दवा ववा लिए, वो सब घर पे कुछ ट्रीटमेंट हो गया था कि चोट लगी, चोट बता दिए तो फिर उसकी वजह से दाग हो गया ज़्यादा। तो अभी इसमें हम लोग स्कार रिविजन सर्जरी करेंगे आपके लिए। जी। स्कार रिविजन में लेज़र का यूज सर्जरी के टाइम पे करते हैं, फॉलोअप में करते हैं। और फॉलोअप पीरियड में मतलब एक बार स्टिच निकल जाने के बाद जो एंटी स्कार मेडिसिन, सिलिकॉन जेल, जेल सीट बताई जाएगी आपको लगाने के लिए, उसको यूज़ करेंगे। और 1 महीने के बाद जब आप आएंगे तो उस 1 महीने में कैसी हीलिंग हुई है स्कार की, उसके अकॉर्डिंगली फिर बाकी ट्रीटमेंट्स होगी, जिसमें डेफिनेटली एक से लेज़र ज़रूर होगा। और साथ में कुछ आइदर डीमेलानाइजिंग एजेंट, कुछ एक्सफोलिएटिव एजेंट्स, ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं ताकि स्कार में रिजल्ट अच्छा हो। तो सबसे पहले जो अभी इमीडिएट हमारी प्लानिंग है कि मार्किंग हम लोग करके किस लाइन पे इस स्कार को एक्साइज करेंगे, कितना बड़ा और कौन सा टिश्यू एक्साइज होगा, और फिर फाइनली क्लोजर किस लाइन पे होगा। ये स्कार हम लोग देख रहे हैं। अब फेस पे लैंगर्स लाइन लैटरल कैंथल से, कैंथल पार्ट ये कह सकते हैं आई का, यहाँ से और एंगल ऑफ द मैंडिबल, इसके अकॉर्डिंगली एक लाइन डिसेंड करता है थोड़ा सा स्लाइट कर्व होते हुए। उस लाइन पे ही हमारा प्लानिंग है कि इस कार को हम लोग प्लेस करेंगे, और वही बेस्ट होगा इस जगह के लिए। अगर इसको इस तरह से प्लेस कर दें तो ब्लंडर होगा, मतलब हमेशा इस कार में फैलाव होगा ही, खिंचाव होगा ही। और ये प्लेसमेंट ऑफ द स्कार ही मेन कारण होता है कि स्कार सर्जरी के बाद कितना फैलाव क्रिएट होता है। अगर अलोंग द लैंगर्स लाइन स्कार को प्लेस करें, जैसे लैंगर्स लाइन की बात करें तो यहाँ पे फेस पे कुछ इस तरह से लाइन डिसेंड करते रहते हैं, कुछ ऐसे। अगर लैंगर्स लाइन को सर्च भी करेंगे आप लिटरेचर में, गूगल पे या कहीं भी, तो दिखेगा कि इस एरिया में कुछ पतले पतले लाइंस ऐसे ही एक्सटेंड कर रहे हैं। अब इसमें हमारी जो प्लानिंग है कि बस इस कार को इसी लाइन के अकॉर्डिंगली एक्साइज करना है। एक्साइज करना मतलब कट करके हटाना। तो जब भी इस कार को हटाते हैं, खास करके इस तरह के सर्कुलर स्कार को, तो थोड़ा सा ग्रेस एरिया लेना पड़ता है फॉर द क्लोजर, अदरवाइज टिश्यू बंचिंग हो जाएगी, है ना। तो जरा सा 1 मिलीमीटर के आसपास इधर और 1 मिलीमीटर के आसपास हम लोग ये लेंगे, और ऑलमोस्ट इतना बड़ा एरिया एक्साइज होगा। और ये दोनों मार्जिन आपस में एक दूसरे को यूनाइट करेगा, ये दोनों जुड़ेगा।
और बस यही इतनी सी प्लानिंग इन द फॉर्म ऑफ मार्किंग इस स्कार रिविजन सर्जरी के लिए है। थोड़ा जूम करके ले लीजिए नज़दीक से। हाँ, तो ये कुछ, तो बस स्टार्ट करते हैं। लोग इस तरह की स्कार रिविजन सर्जरी जो एक पर्टिकुलर एरिया पे हो, साइज कन्फाइंड हो, तो इसको लोकल एनेस्थीसिया में बड़ी अच्छे से परफॉर्म किया जाता है। तो जस्ट अभी सर्जरी कंप्लीट करते हैं और फिर एक बार इनका हम लोग फॉलोअप देखते हैं कि किस लाइन पे ये स्कार प्लेस हुआ। इसमें टिश्यू एक्सीजन, क्लोजर ऑफ टिश्यू इन डिफरेंट लेयर्स, टिश्यू ग्लूइंग एंड लेज़र ट्रीटमेंट, वो सारी चीज़ें साथ में करेंगे। ये हो गई है स्कार रिविजन सर्जरी कंप्लीट, और ये कुछ टिश्यू है जो एक्साइज हुआ है, और जिस लैंगर्स लाइन की बात कर रहे थे उसका ये कुछ मार्किंग्स अभी भी बाकी है। अगर मैच करें तो ये इस लाइन के अकॉर्डिंगली होते हुए इसको कंटिन्यू होके ये आई के साइड में लैटरल कैंथल तक ये जा रहा है। तो कुछ इस तरह से ही स्कार की प्लेसमेंट, लाइन ऑफ क्लोजर की प्लेसमेंट आफ्टर स्कार रिविजन सर्जरी की जाती है अलोंग द लैंगर्स लाइन फॉर बेटर आउटकम। इसमें अभी हम लोग आउटर मोस्ट स्टिचेस लगाएंगे स्किन सरफेस पे, और 1 वीक के बाद फिर इनके स्टिचेस निकालेंगे।